Features of the Act of 1909. This act was also known as Morley-Minto Reforms. मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो उस समय के वाइसरॉय थे. बाय दिस एक्ट द साइज ऑफ बोथ दैट इज प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड. नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल गवर्नर जनरल काउंसिल रेज्ड फ्रॉम 16 to 60 और प्रोविंशियल लेवल पे भी संख्या को बढ़ाई गई बट नॉट यूनिफॉर्मली. इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में थे. It increased deliberative functions of legislative council at both the levels. जैसे members were allowed to ask supplementary questions, move resolution on financial statements, and so on. It provided for the first time association of Indians with the Executive Council of Viceroy and Governors. Satyendra Prasad was the first such member. मुस्लिम्स वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि मुस्लिम मेंबर्स को केवल मुस्लिम वोटर्स ही चूज करेंगे. इस वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया. (1919 to 1947) इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. Government of India Act of 1919, known as Montagu-Chelmsford Reforms. It came into force in 1921. जैसा कि हमें पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी और इंडियंस में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आने लगी थी एंड दे डिमांडेड इंक्रीज इन एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. So, it promised a responsible government to the Indians. This act introduced a system of diarchy in the provinces. It relaxed central control over the provinces by demarcating central and provincial subjects. Central and provincial government अपने अपने सब्जेक्ट लिस्ट के मैटर पे ही लॉ बना सकते थे, बट गवर्नमेंट अब भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही थी क्योंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल अभी भी मोस्ट की सेंटर था एंड हैड ओवरराइडिंग पावर्स. प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो हेडिंग में बांटा गया, दैट वेयर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड्स ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसके अंडर सब्जेक्ट्स आते थे जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा. और रिजर्व सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसके अंतर्गत आते थे सब्जेक्ट्स लाइक जेल, पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन एक्सेट्रा. इसी डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को डेरार्की कहा गया. इसी पॉइंट से रिलेटेड यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन आया था. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? It introduced bicameralism and direct elections for the first time in the country. That is, Indian Legislative Council replaced by Council of State, that is Upper House, and Legislative Assembly, that was Lower House. Lower House में 145 members थे जिनका टेन्योर 3 years था, whereas Upper House में 16 members थे जिनका टेन्योर 5 years था. 3 out of 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian. This act extended the principle of communal representation among
Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. It created Office of the High Commissioner for India in London, who performed some functions of Secretary of State. It provided for establishment of Public Service Commission in 1926. It separated provincial and central budget. Reforms of 1919 failed to fulfill aspirations of the people of India, which led to an agitation by the Congress for Swaraj. Reforms of 1919 were termed as a sunless dawn by Bal Gangadhar Tilak. Simon Commission. Due to the persistent demand of reforms, British government appointed a statutory commission of 7 members under chairmanship of John Simon in 1927. इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में, जिसमें रिकमेंड किया गया एबॉलिशन ऑफ डेयार्की, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, establishment of Federation of British India and Princely States, continuation of communal electorate. इन रिकमेंडेशंस पे चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और इन्हीं डिस्कशंस के आधार पे श्वेत पत्र दैट इज वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया. कम्युनल अवार्ड. 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ऐसा बोला गया. इसके विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवड्डा जेल में अनशन शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट में हिंदू को एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रहने दिया गया और डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट दे दी गई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे आप सेकेंड माइलस्टोन समझें ऑन द हाईवे लीडिंग टू अ फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ये एक काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शंस विथ 10 शेड्यूल्स थे. इस एक्ट के बेसिक फीचर्स में थे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एन ऑल इंडिया फेडरेशन. It provided for establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units. Act divided the powers between the center and units in terms of 3 lists that were federal list, ये center से related थे, provincial list जो provinces से related थे, and concurrent list that were for both. Residuary power were given to Viceroy. However, federation never came into existence as princely states didn't join it. It abolished hierarchy in provinces and introduced provincial autonomy in its place from 1937 to 1939. It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces that were Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and in United Provinces. It extended communal representation by providing separate electorate for depressed classes, women and workers. इट एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 15 मेंबर्स की एक टीम थी, और उसकी जगह पे एक एडवाइजरी टीम नियुक्त कर दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए. अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स. इट इस्टेब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
It also gave the provisions for the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, and Joint Public Service Commission. It also established Federal Court in 1937. फिर 1939 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया और भारत को अगेंस्ट जर्मनी डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स एंड इंडियन लेजिस्लेचर्स, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी विरोध हुआ और इसे मिटिगेट करने के लिए लाया गया क्रिप्स मिशन इन 1942, जिसके चेयरमैन थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। द प्रपोजल्स ऑफ दिस कमीशन वेयर रिजेक्टेड। फिर आया द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। इस मिशन प्लान के अकॉर्डिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन वेयर एक्सेप्टेड एंड इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। इस पॉइंट से रिलेटेड राजस्थान पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1945 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस हुए थे वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिस्पेक्ट में हुए थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इट क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। द गवर्नर जनरल फॉर बोथ वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग। और इस एक्ट के अनुसार टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्रेम्ड, डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस टू बी गवर्नड विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15th of August in 1947, where the British rule in India came to an end। और इस तरह से दोस्तों ये हमने सारे रेगुलेशन, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ लिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो ठीक है मित्रों, आप ऐसे ही निरंतर तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।